आज से हमारी भूगोल विषय की श्रृंखला शुरू हो रही है। आज भूगोल का पहला क्लास बनने जा रहा है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं कि भारत का भूगोल, भारत की स्थिति कैसी है ना? तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो आकृति है वो एक चपटे अंडे के समान है। अंडे के समान आकृति है, ठीक है। कुछ तो उसे क्या है, एक रूप में अगर मैं लूं, इसको मैं गोल बनाने का कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस प्रकार की आकृति है। पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, एक चपटे अंडे के समान है। एक चपटे अंडे के समान है। कुछ चलिए अंडे के समान ही बना देते हैं। अंडा कुछ इस प्रकार से होता है आपका, इस अंडे के समान है। इसमें से एक भाग जो है नॉर्थ और एक भाग साउथ, उत्तर और दक्षिण है। एक भाग उत्तर और दक्षिण है। कुछ इस प्रकार से अंडे के रूप में आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मुख्य चीजें होती है, चीज देखिए, ठीक। मैं इसको दो भाग में बांट दे रहा हूं, ठीक है। इसको दो भाग में मैं बांट दे रहा हूं, लगभग दो बराबर भागों में इसको मैं बांट रहा हूं। तो इसी को कहा जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। पहली विशेषता यह हुई, ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी है, दूसरी विशेषता है 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा की, कि यहां वर्ष भर सूर्य का तापमान, सूर्य किरण सीधी पड़ती है। ठीक है, वर्ष भर सूर्य की किरण इस स्थान पर क्या है, सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। तीसरी विशेषता इस पर है कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, विषुवत रेखा पर होती है। अब ध्यान रखिएगा, जहां सूर्य किरण सीधी पड़ेगी तो तापमान अधिक रहेगा, और अधिक वर्षा होगी तो जिस स्थान पर तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी, वहां पर ध्यान रखिएगा जैव विविधता सबसे अधिक होगी। जैव विविधता सर्वाधिक होगी, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर देता हूं। 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा, इस स्थान पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इस स्थान पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है साल भर, ठीक है। तीसरी विशेषता है, सूर्य की किरण ज्यादा जब तापमान होगा तो तापमान होने से क्या है, बादल बनेंगे, और बादल बनने से वर्षा होगी, तो साल भर यहां पर क्या होती है, वर्षा होती रहती है।
ठीक है। और जहां पर तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठीक है। अब क्या, अब देखिए ये दो भाग में बांट गया, अब ये भाग उत्तर है और ये भाग दक्षिण है। तो यहां पर क्या है, इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर, 0 डिग्री से ऊपर की ओर यहां तक क्या है, 90 अक्षांश रेखाएं हैं, 90 इस ओर अक्षांश रेखाएं है। और यहीं से इस दक्षिण की ओर, इस दक्षिण की ओर इधर भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इस ओर भी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, इस ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो पहला प्रश्न पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इधर 90 हो गया और इधर 90 हो गया और ये बीच वाला जो अक्षांश 0 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया 181 अक्षांश रेखाएं हैं। हमारे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में आइए देखते हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मान के चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ये मान के चलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो यहां पर के जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और ये दक्षिणी क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। दक्षिणी क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। अब ये कर्क रेखा क्या है, क्यों खासियत है, मकर रेखा क्या खासियत है, ये देखते हैं। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होता है, जब यहां से कर्क रेखा में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होगी, कब होगी 21 जून पर होगी, ठीक। और मकर रेखा पर कब होगी, 22 दिसंबर से होगी, ठीक है। 22 दिसंबर से क्या होगी, सूर्य कहां पर होगा, कर्क रेखा पर होगा। और सूर्य कब मकर रेखा पर होगा, 22 दिसंबर को। तो ध्यान दीजिएगा 21 जून जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर जो होता है ये सबसे छोटा दिन होता है। बाईस दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अब इसी के बाद से क्या होता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर जब आती है 21 जून, तो 21 जून के बाद क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। अब दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। सूर्य क्या होता है 21 जून के बाद कर्क रेखा से जब जाएगी, तो इसके बाद 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तापमान में गिरावट आने लगती है, ठीक। वहीं 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो यहां क्या है, ये दक्षिण है ना, पृथ्वी कैसे घूम रही है,
ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इस दिन से क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब क्या होगा, तापमान कैसा होने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा, और इसमें क्या होने लगेगा, तापमान कमी आने लगेगी। कर्क रेखा पर जब होगी उसके बाद से क्या होगा, तापमान में कमी आने लगेगी, और ये दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। इसी के बाद से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मकर रेखा की खासियत क्या है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगी सूर्य, ये सबसे ठंडा दिन होगा, सबसे ठंडा होगा और सबसे छोटा दिन होगा। यही से क्या है, सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा, जिससे तापमान में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, तापमान बढ़ने लगेगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं, अब इसी को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, और यहां लिख देता हूं 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है 0 डिग्री से, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, और जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या कह लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र की विशेषता होती है, इस क्षेत्र में तापमान अधिक होते हैं, वर्षा अधिक होती है, और जैव विविधता अधिक पाए जाते हैं, जैव विविधता अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए और प्रश्न कैसे बन सकते हैं इससे, ठीक, अक्षांशों से। आइए देखते हैं, साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी और 66.5 डिग्री उत्तरी, इसको कहा जाता है आपका आर्कटिक, और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, इसको अंटार्कटिक कहा जाता है। और ये 90 डिग्री जो है, इस साउथ का जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये क्या कहलाता है, ध्रुवी कहलाता है। ये ध्रुवी कहलाता है। अब देखिए अंडे को आप देखिएगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आपका क्या होता है, सकरा होने लगता है, और बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, मोटा होता है। तो ये जो अक्षांश है, ये दो अक्षांशों की बीच की दूरी, ये दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है,
और देखिए, और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जैसे आप देखते हैं यहां पर आप जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो लंबाई देखिए, अंडे को पकड़िएगा, अंडे से आप पकड़ते जाइए ऊपर की ओर क्या होता है, सकरा होते जाता है। जैसे ही ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांशों की लंबाई क्या हो जाती है, ये अक्षांश है, इस अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, ध्रुवों की ओर जाते हुए, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई घटने लगती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटने लगती है। तो इससे दो पॉइंट आपके निकल कर आते हैं कि अक्षांशों की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ये बीच में होती है 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा पर लंबाई, अक्षांशों की लंबाई सर्वाधिक होती है। वहीं 90 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री अक्षांशों पर क्या है, ध्रुवों पर, जिसे क्या कह सकते हैं, ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है, अक्षांशों की लंबाई सबसे कम होती है, और जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे तब क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ठीक, क्या आती है, अक्षांशों के ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी, और क्या आएगा, वर्षा कम होगी, वर्षा में क्या होगी, कमी होगी, और जैव विविधता में क्या होगी, कमी होगी। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता में क्या होगी, कमी होगी। ये तीन बिंदु बहुत बार बार पूछे जाते हैं आपसे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, अक्षांशों संबंधी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटने लगती है। 0 डिग्री अर्थात अक्षांशों की लंबाई, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर अक्षांशों की लंबाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों पर जो अक्षांशों की लंबाई कितनी होती है, सबसे कम होती है। कितनी होती है, 0 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है, तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, और वर्षा में भी कमी आ जाती है, जैव विविधता में भी कमी आ जाती है। इतने प्रश्न आपके अक्षांशों से पूछे जाते हैं, इससे अतिरिक्त आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अक्षांशों से संबंधित। आइए समझते हैं कि देशांतर क्या होते हैं, देशांतर रेखा क्या होती है, कैसा निर्धारण होता है इसका, किस प्रकार से होता है। ठीक, देखिए मैंने बताया था ये 0 डिग्री है, जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण से दो भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा जो है उत्तर और दक्षिण से दो भागों में बांटती है, वैसी क्या है, ये नॉर्थ और ये साउथ अगर लिया जाए तब क्या है, ये जो ध्रुव ले लिया जाए, जो ध्रुवों को मिलाने वाली
रेखाएं है वो क्या है, ये आपकी क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। और ये जो है, ये बीच वाला जो है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाता है। यही जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब इस 0 डिग्री से पहला प्रश्न आपका बनेगा, इस देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इस ओर भी क्या है, और इस ओर, दोनों ओर, इस ओर जो है इनकी संख्या है 180 और इनकी संख्या भी है 180। तो कुल मिलाकर देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 180 कितनी हो जाएगी, 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ठीक, अब ये देशांतर रेखा है क्या, क्या प्रभाव पड़ता है इससे। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगला बिंदु पूछेगा, पूर्वी और पश्चिमी भाग में कौन सी रेखा करती है, देशांतर रेखा भारत को, विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। ठीक है, ये साधारण से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ रेखाएं होती है, इसमें कुछ रेखाएं होती है, जैसे मैंने कहा अक्षांश किसका निर्धारण करता है, तापमान का निर्धारण करता है। अक्षांश तापमान से संबंधित है, वहीं देशांतर किससे संबंधित है, देशांतर संबंधित है आपके समय से संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अक्षांश किससे संबंधित है, तापमान से संबंधित है, और देशांतर किससे संबंधित है, आपके समय से संबंधित है। आइए देखिए, अब इस दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक, दो देशांतरों रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111.3 किलोमीटर होती है। अब मैंने कहा कि देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। अब कैसे समय का निर्धारण करती है, देखिए, इस देशांतर रेखा से इस तरफ जाने पर, इस देशांतर रेखा से इस तरफ जाने पर 4 मिनट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरफ 4 मिनट फिर बढ़ जाएगा, फिर से 4 मिनट बढ़ जाएगा, ऐसी ऐसी करते करते क्या हो जाएगा, 4 मिनट बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस लेफ्ट साइड में आने पर संख्या रेखा आपने देखा है ना, संख्या रेखा क्या होता है, ये 0 है, यहाँ 1 होता है तो मैं 4 ले रहा हूं, यहाँ 8 ले रहा हूं, यहाँ 12 ले रहा हूं, यहाँ 16 ले रहा हूं। वैसे इधर लेते हैं तो क्या लेते हैं, -4 लेते हैं, -8 लेते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, इस ओर जाने पर क्या हो जाती है, इस ओर जाने पर -4 मिनट कम हो जाता है, 4 मिनट कम हो जाता है, 4 मिनट कम हो जाता है। यहां पर इस ओर जाने पर 4 मिनट कम हो जाता है, इस ओर जाने पर 4 मिनट कम हो जाता है। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है,
4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, इस ओर जाने पर 4 मिनट बढ़ जाता है और इस ओर जाने पर 4 मिनट कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर आइए चर्चा करते हैं। इसमें होता है एक 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, पहला बिंदु है आपके 0 डिग्री देशांतर जो होता है, ये क्या कहलाता है? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहलाती है। तो मानक समय रेखा ये समय का निर्धारण करती है। तो कैसे होता है देखिए, लंदन हमारे भारत में क्या माना गया है? मानक समय रेखा माना गया है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, मानक समय रेखा ये माना गया है। ठीक, अब देखिए ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री माना गया है ना, तो एक अक्षांश जाने पर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। तो मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा हमारी समय, मानक समय रेखा ठीक है, ये क्या है? ये विश्व की मानक रेखा 0 डिग्री है और 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक समय रेखा है। अब मैं कह रहा हूं कि जो है ये भारत की जो मानक समय रेखा है ये क्या है? विश्व की मानक समय रेखा से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है। भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से। अब किस प्रकार से है ये देखते हैं। मैंने कहा कि एक अक्षांश जाने पर, 1 डिग्री अक्षांश देशांतर जाने पर 4 मिनट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देखिए 82 डिग्री जाने पर कितना बढ़ेगा? 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, और ये आधा है, प्लस आधा गुणित 4 तो कितना है? इसका मान आता है 2 आएगा। तो 330 मिनट बढ़ गया। अब 330 मिनट को अगर आप देखें तो ये समय आएगा 5.5 घंटे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 5.5 घंटे आगे है मानक समय रेखा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा, आइए देखते हैं ये क्या होती है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ अलग नहीं है। यहां देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ अलग नहीं है। ये पूर्वी जो देशांतर है और ये पश्चिमी है। तो इस दिन अगर 25 तारीख है, 25 तारीख है तो इस दिन एक तारीख कम होगा, 24 तारीख। इस तरफ अगर 26 तारीख है तो इस तरफ क्या होगा? 25 तारीख होगा। ठीक, तो क्या निकलता है? पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर से एक दिन आगे रहता है। उम्मीद करता हूं अक्षांश और देशांतर संबंधी जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।